हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो अपनी सीईटी की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, वो उसका टॉपिक रहेगा आज साउंड, जो हम लोग रेगुलर आपकी क्लासों के लिए अवेलेबल कराते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीईटी के लिए आपको स्पेशल साइंस की सीरीज जो आई है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और रोज आपको एक वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलता है। आप चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, आपको पता लग सके। आज देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, और वो दोस्तों आज हमारा है साउंड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो साउंड के बारे में हम लोग बात करें तो साउंड के लिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है पीएसआई 1996, ठीक है। उसके बाद है ना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर वापस से पूछा गया है कि ध्वनि, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है ध्वनि के बारे में, पूरा डिटेल A to Z लेके इसके गुण मैंने पढ़ा दिए, इसके मैंने आपको प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ा दी, इसके कारक जो बता दिए कि इसकी चाल को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। और ध्वनि तरंगों को लेकर के पहले मैंने एक तरंग टॉपिक पढ़ाया, उसका पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाया, प्रकाश को अलग समझाया, ध्वनि को अलग समझाया। और मैंने कहा था से आजकल दोस्तों फिजिक्स के अंदर प्रचलन चल रहा है, लाइट से सवाल पूछता है, ध्वनि से पूछता है, विद्युत से पूछता है, मात्रकों से पूछता है, और गति वाले चैप्टर से सवाल आता है। बस ये 5-6 टॉपिक है जिनको आप अच्छे से कवर कर लो। बच्चा साइंस टेक का पोर्शन उसे मैं करा दूंगा, ठीक है। तब आपके जो आपके सीईटी की इसके अंदर ही मैं ला दूंगा आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, आपको इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि की गति क्या होती है, उच्चतम होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि ध्वनि की जो चाल है दोस्तों किस माध्यम में सर्वाधिक होती है, तो वो सुनो। देखो मैंने कहा था ध्वनि की जो चाल दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया था कि ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, वो होती है हमारे पास, ठीक है। ये ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होगी, वो होती है देखो ठोस। किस में होगी, ठोस। उसके बाद किस में नंबर आता है, द्रव में। और उसके बाद किस में आता है दोस्तों, गैस में। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि ठोस के लिए मैंने पूरा सीरीज लिखवाया था, जिसमें एल्यूमिनियम का नाम सबसे ऊपर था, जिसमें था 6430 हमारे पास मीटर पर सेकेंड था। लेकिन उसके नीचे ना कहीं स्टील भी इसका नाम में आ रहा था, और स्टील के अंदर मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 5960 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में ध्वनि जो वो है कितना गति करती है, 5960, ठीक है। इसके अंदर क्या नीचे क्या था, लोहा। तो आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में वायु है क्या, नहीं है दोस्तों। ध्वनि की धातु की छड़, जो कि धातु की छड़ मतलब स्टील के बारे में, इस्पात को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, ये स्टील बोलते हैं। पानी में नहीं होता, निर्वात में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे दोस्तों, पानी, निर्वात और वायु में से तीनों में ज्यादा नहीं होता। होती तो है, ध्वनि गमन तो करती है, क्योंकि ध्वनि जो होती है दोस्तों ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। इसीलिए ध्वनि तरंगों के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे यहाँ पे, धातु की छड़ में या इस्पात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो गया, टू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि ध्वनि तरंगे हैं। अब देखो ध्वनि तरंग हैं, इसका मतलब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। ये निर्वात में चल सकती है क्या, ये निर्वात में नहीं चल सकती दोस्तों, क्योंकि ये केवल माध्यम में गमन करती है, तो निर्वात में नहीं जाएंगी ये। ऐसे केस में ना आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है कि हम एक ऑप्शन देख के आंसर लगा दें। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है क्या, ऐसा नहीं है। केवल गैस माध्यम में चल सकती है क्या, ऐसा भी नहीं है। ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, और द्रव में भी चल सकती है। अब चौथा ऑप्शन पढ़ के देखिएगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है क्या। अब देखो यहाँ द्रव के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपने ना यहाँ थोड़ा सा चालाकी खेलनी है कि आपको ये कहा गया है कि सर्वाधिक, देखो अब इसमें ठोस में कहा गया, गैस में कहा गया, लेकिन इसके अंदर दोनों के बारे में कह दिया, तो हम उस ऑप्शन को लगाएंगे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जहां पर बन रही है कि भाई यहां पर भी गमन कर सकती है, यहां पर भी गमन कर सकती है। इसीलिए इसका मान किधर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो हम लोग लगाएंगे दोस्तों ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में ये चल सकती है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि तारत्व अधिक होगा। किसका ध्वनि तारत्व क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है, मैंने जैसा आपको बताया था कि तारत्व ये ध्वनि के गुणों में आता है, और गुणों में पहले ही नंबर पे था दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। मैंने आपको कहा था दोस्तों तारत्व होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है, आवृत्ति के। किसके समानुपाती होता है, आवृत्ति के। मैंने आपको कहा था अगर आवृत्ति दोस्तों जिसकी ज्यादा होगी, आवृत्ति जिसकी क्या होगी, ज्यादा, तो उसका तारत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपसे ना महिलाओं, ठीक है, महिला एवं बच्चों की जो दोस्तों आवृत्ति होती है ना, वो क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है।
आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। महिलाओं की और बच्चों की आवाज़ कैसी होती है दोस्तों, पतली होती है। लेकिन हम अगर बात करें दोस्तों सेकंड नंबर पे मनुष्य की, ठीक है, जो है हमारे पास आदमी की, या हम लोग बात करते हैं ठीक है नर की, तो उनकी क्या होता है, आवृत्ति दोस्तों क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, कम, तो हमारा पिच भी क्या होता है दोस्तों, कम होता है। पिच इनका कम होगा तो आवाज़ कैसी हो जाएगी दोस्तों, आवाज़ कैसी होती है, भारी होती है। आवाज़ का क्या होना, भारी होना, पतला होना दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तारातत्व पर निर्भर करता है। मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारातत्व क्या होगा, अधिक पूछा है, अधिक होगा। पुरुषों की ध्वनि का, शेर का दौड़ना, मच्छर की भिनभिनाहट, इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो हमारे पास, इसको तो भगा दो यहाँ से, इसमें तो ये इसका तो कोई लगेगा ही नहीं, ये तो हमारे पास बिल्कुल ही हट जाएगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं तीन में से, ठीक है। पुरुषों की ध्वनि, शेर का दौड़ना। अब मैं शेर की कंसेप्ट बता देता हूँ। शेर का दौड़ने पे क्या होता है दोस्तों, शेर का ना दौड़ने का प्रबलता क्या होती है, अधिकतम। आप लोग ध्यान रखना इसको, प्रबलता क्या होती है, अधिकतम होती है। प्रबलता अधिकतम होगी, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट दिया हुआ है, प्रबलता अधिक होगी, लेकिन इसकी जो तीव्रता है ना दोस्तों, इसकी जो वो तारातत्व क्या होगा, कम होगा। तीव्रता नहीं, तारातत्व क्या होगा, तारातत्व क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रबलता का मान तो क्या होता है, अधिकतम, लेकिन इसका तारातत्व क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर पुरुषों की ध्वनि, अरे नहीं, पुरुषों की ध्वनि वाला नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है ना दोस्तों, मच्छर की भिनभिनाहट, इसका तारातत्व को क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसका तारातत्व अधिक होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रबलता है वो क्या होती है, कम होती है। इसका उल्टा कंसेप्ट होता है, कहीं और सवाल में आ जाए तो आप ध्यान रखोगे। करेक्ट आंसर क्या लगेगा, मच्छर की भिनभिनाहट जो होगी दोस्तों, उसमें हमारे पास आंसर आएगा कि इसका जो पिच है या तारतत्व है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। और 4 में हम लोग बात करें जल तरंगों की प्रकृति। कितनी बार बताया था मैंने आपको कि अगर स्थिर पानी में, वो गाना है ना कि ठहरे ठहरे पानी में पत्थर न डाल बावड़े, वही गाना है ये। तो उसमें देखो आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपने इस पानी के अंदर दोस्तों क्या डाल दिया, आपने इसके अंदर एक हमने कंकड़ डाल दिया, और इसकी वजह से इस पानी के अंदर दोस्तों क्या जनरेट हो जाएंगी, हमने देखा कि इसमें तरंगे जनरेट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, तरंगे जनरेट हो गई। तो जल के अंदर जो भी तरंगे जनरेट होती हैं, ठीक है, जल तरंगे जो होती है दोस्तों किस प्रकृति की होती है, ध्यान रखना, ये होती है दोस्तों अनुप्रस्थ। किस प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको अनुप्रस्थ तरंगे हम लोग बोलते हैं। तो आप ऑप्शन में क्या लगाओगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, ये भी नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, अनुदैर्घ्य नहीं, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। अब यार इसमें समझाने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता है किसी भी गैस में अगर ध्वनि तरंग जनरेट होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य होते हैं। अप्रगामी वगामी नहीं होती है, विद्युत चमक है तो प्रकाश तरंगें होती हैं, अप्रगामी नहीं होती, अनुप्रस्थ नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको किस पे जाना है, अनुदैर्घ्य पे जाना, जिसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, रात के समय आवासीय क्षेत्र का। देखो ये मैंने आपको डेटा लिखवाया था पूरा कि स्टैंडर्ड साउंड की बात करेंगे तो 45 डेसिबल होता है। कई बार आपने देखा है कि हमारे ना कई एरिया इस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, इस हिसाब से बटे होते हैं कि उनमें ना साइलेंट जोन अलग होता है, दिन का केस अलग होता है, रात का केस अलग होता है। ठीक है, दिन की बात करते हैं ना दोस्तों, दिन में बताए कितना होता है, दिन की बात करते हैं तो 45 डेसिबल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर ये दिन में नहीं, रात में तो कितना होता है दोस्तों, रात में होता है दोस्तों हमारे पास 45 डेसिबल। ठीक है, और दिन की बात करेंगे तो दोस्तों दिन में कितना होता है, उस केस में दिन में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, देखो रुको एक सेकेंड, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है ना वो रात की तो है हमारे पास, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से है। देखो रात का तो 45 हो गया, क्योंकि रात में हमें ज़्यादा कम शोर चाहिए। दिन की जो कंडीशन आएगी ना, दिन में जो कंडीशन रहेगी वो कितने पे रहेगी, 60 डेसिबल पे रहेगी। कितने पे रहेगी, 60 डेसिबल पे रहेगी। तो आप करेक्ट आंसर क्या, दिन रात का पूछ रहा है तो आप रात का लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 45 डेसिबल, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, ये कब आया, देखो RS के एग्जाम प्री में आया है दोस्तों। RS का प्री एग्जाम है और वो 14 जून 2012 के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। अब देखो आपको मैंने कितनी बार कहा था कि जो मेरी क्लास चल रही है ना दोस्तों, इस क्लास में आप UPSC दे लो, RAS दे लो, ठीक है, कोई सा ही दे लो। आपको ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर CET के लिए पढ़ा रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल और टॉपिक का लेवल और नोट्स का लेवल इस तरीके से मेंटेन किया है कि आपको ना ताक झांक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार है ना इसको देखो तो सारी क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन करके रखा है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना होता है, वो कितना होता है दोस्तों, देखो कितना होगा,
60 डेसिबल होगा। एक ऐसी ध्वनि जो मानव के लिए दोस्तों क्या नहीं कर सकती, हानिकारक नहीं कर सकती हमारे कानों के लिए, ठीक है, या हमारे ध्वनि प्रदूषण के लिए हम लोगों को ये ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसी ध्वनि की तीव्रता जिस पर मानव उसको आसानी से बिना हार्मफुल इफेक्ट को, कोई हानिकारक प्रभाव किए हुए आसानी से सुन सकता है, तो वो कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है दोस्तों, 60 डेसिबल की ध्वनि होती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो इसमें है हमारे पास कि कितनी तीव्रता अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए क्या होता है, कष्टदायक होता है। मतलब हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ऐसा डेसिबल हमारे पास शोर होगा। देखो ये रीट लेवल आरटेट 2012 में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना ध्वनि है ना, उसकी जो ध्वनि की तीव्रता ऐसी कितनी होगी जो हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या होगी दोस्तों, हानिकारक होगी। वो दोस्तों 80 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि की तीव्रता ज्यादा है तो वही हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ध्यान रखना, क्योंकि इसको ना हम लोग दोस्तों शोर के अंदर काउंट कर लेते हैं। किसके अंदर, शोर, मतलब इसको नॉइज के अंदर हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तुम्हारे पास करेक्ट आंसर कितना आएगा दोस्तों, 80 डेसिबल। क्या आएगा, 80 डेसिबल। ये आरटेट, क्योंकि अब रीट होने लगा है, पहले 2012 के अंदर या ड्यूरेशन में क्या हुआ करता था दोस्तों, आरटेट हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोग देखो बात करेंगे आगे, शेर की दाढ़, वापस आ गया है शायद क्वेश्चन। शेर की दाढ़ में ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता तारत्व के लिए क्या कथन सही है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर शेर की दाढ़ की बात करेंगे तो उसका तारत्व क्या होता है, कम, उसका तारत्व भी ज्यादा होता तो वही आंसर लग जाता। तारत्व क्या होता है, कम, लेकिन प्रबलता क्या होती है, ज्यादा। कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो प्रबलता अधिक तारत्व, तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्रबलता अधिक तारत्व कम, प्रबलता कम, ये भी नहीं होगा, और दोनों ही, एक ज्यादा एक कम। तो देखो एक तो क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये आएगा, प्रबलता तो क्या होगी, अधिक होगी, लेकिन उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो कि आर्ट, ये भी देखो, ये रीट लेवल ये अभी आया है यार, ठीक है। ये देख लो, ये 2022 जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना, रीट लेवल सेकंड का, जो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया। देखो करंट में क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों अपने पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बात करेंगे किसी ध्वनि स्रोत की, एक सेकेंड, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति के बारे में कहा गया है। तो यहां पर देखो हम लोग देख रहे हैं एक चीज कि यहां आवृत्ति, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और इसकी में 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी। ये भी रीट के अंदर 23/7/2000 अगस्त के अंदर जो संपन्न हुआ ना, जुलाई के अंदर, उसके अंदर पूछा गया। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूं, मैंने कितनी बार कहा था कि दोस्तों आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कि कंपनों की संख्या, ठीक है, कंपनों की संख्या बटे क्या होता है, समय, बटे क्या हो जाएगा, समय। जैसे जनरली रूप से हम इसकी डेफिनेशन जब पढ़ते हैं ना दोस्तों, क्या लगा लेते हैं, आवृत्ति को न्यू भी लिख लेते हैं। न्यू बराबर क्या लिखते हैं, 1/t। एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, या एक, हम लोग देखते हैं ना कि एक लूप को यहाँ से यहाँ तक, इस लूप को बनाने में, या ऐसे कितने कंपन हो गए, इस तरीके के हो गए, तो आप लोग आवृत्ति बताओ कितना हो रहा है। देखो हमने न्यू लिख दिया, कंपनों की आवृत्ति का मैंने मान n ले लिया, इसका मान t हो गया। अब आप बताओ न्यू का मान कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है ना, मुझे n, आप यहाँ से n निकालोगे, 50 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 2, मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। कंपनों की संख्या कितनी हो जाएगी, और संख्या का कोई मात्रक ऐसे नहीं लिखेंगे, तो मेरे पास करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, 100। तो ये मेरे पास राइट आंसर आएगा कि कंपनों की संख्या कितनी आएगी, 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 11। देखो ये भी रीट में आए हुए सवाल है, ये 18 में आया है, 2018 के अंदर। ध्वनि का संचरण होता है दोस्तों, देखो अनुप्रस्थ ध्वनि, जैसे अनुप्रस्थ देखा, इसको काट दो, इसको काट दो, कण स्वरूप में इसको काट दो। कण के रूप में कौन चलता है, प्रकाश, कौन चलता है, प्रकाश, और प्रकाश ही अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो आपको आंख मीच के ना ये लगाना है, धड़ल्ले से अनुदैर्ध्य होगा, और कौन सी तरंगें होंगी, प्रगामी तरंगों के रूप में ये संचरित होता है। आगे हम लोग देखो बात करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 क्या कह रहा है, मैंने आपको कैसे समझाया था कि दोस्तों अगर मैं आपसे बात कर रहा था कि ध्वनि की जो चाल है उस पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था कि पहला प्रभाव पड़ता है किसका, ताप का। पहला क्या पड़ता है, ताप का। दोस्तों अगर माध्यम का ताप कम हो जाएगा तो ध्वनि का तापमान भी क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, कम। जैसा कि मैंने कहा था कि माध्यम में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर मैं कम कर दूंगा तो ध्वनि की चाल में कितनी गिरावट आएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ताप को कम करता हूं, यहां पर मैंने लिखा था ताप को मैं कम करता हूं, तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ध्वनि की चाल भी क्या होती है, कम होती है। ये मैंने बताया था ना, ध्वनि की चाल में क्या होगी, कमी। लेकिन अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि दाब, ठीक है, दाब से ना अगर तापमान क्या रहता है, ताप दोस्तों क्या रहता है, स्थिर,
ताप अगर दोस्तों स्थिर रहता है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मैंने नहीं आपको बताया था, सॉरी ये मैंने बताया था आपको, ये पूरा की पूरा सारा की सारा जो कंसेप्ट है। लेकिन एक जो फैक्टर था ना तीसरे नंबर पे, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता का मैंने कहा था इसका मान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल का मान भी क्या होगा दोस्तों, ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर एक मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर हवा की चाल है, जो हवा की गति अगर दोस्तों हम लोग जिस दिशा में चिल्लाते हैं उसी दिशा में अगर हवा चल रही हो तो हमारी ध्वनि की चाल है वो हमें ध्वनि ज़्यादा तेजी से सुनाई देती कि नहीं देती। देखो आप इसी को ना, ये 2016 के अंदर पूछा गया है, वायु में ध्वनि का वेग कितना, 332 मीटर पर सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, पहले कितना था P1, अब कितना कर दिया 2P, तो उसका ध्वनि का वेग होगा। यहाँ आपसे टेम्परेचर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्या शानदार क्वेश्चन लगाया है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाइयों। इसमें डायरेक्ट आंसर आपको लगाना था कि ध्वनि का जो वेग है वो कितना है हमारे पास 332, तो इसमें वही वेग रहेगा जो उसका वेग है। तो आप ऑप्शन में क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 4 332 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने कहा ना ध्वनि का तारातत्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों, जो पिच होती है दोस्तों, पिच किस पर निर्भर करती है, पिच दोस्तों इसके किस पर निर्भर करती है, पिच निर्भर करती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी पर। किस पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो तारातत्व होता है ना वो किस पर निर्भर करेगा, तारातत्व ये निर्भर करेगा दोस्तों आवृत्ति पर। तो आप आंख मीच के आंसर लगाओ मस्ती से, लेकिन इन कंसेप्ट को अपने को पढ़ोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नहीं पढ़ोगे फिर उसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो इसमें रखो 14 को छोड़ो आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं कौन सा 15, ठीक है। 15 की बात करेंगे। एक ध्वनि स्रोत का वेग, एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस होती है कब, ध्वनि का वेग हमारे पास कितना 330 मीटर पर सेकंड है। तो देखो एक ध्वनि स्रोत का हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है, ठीक है, श्रोता का वेग निकालना है। जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति कितनी महसूस होती है, कि हमको सोर्स है ना, मतलब ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, श्रोता है, यहाँ पर क्या है, श्रोता है, और ये श्रोता है। श्रोता के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें हमको दिखाई दे रही है ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, श्रोता है, एक प्रेक्षक है, और ये क्या है मेरे पास, ये स्रोत है दोस्तों जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस होती है, इसको ना, इस प्रेक्षक को, ये ऑब्जर्वर है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको डबल ध्वनि की आवृत्ति सुनाई दे रही है। पहले मैंने माना कितनी आवृत्ति n, अब कितनी हो रही है दोस्तों 2n। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अगर ये इस कंडीशन में आगे पीछे गति करते हैं तो दोस्तों एक आभासी आवृत्ति होती है। क्या होती है, एक आभासी क्या होती है, आवृत्ति होती है दोस्तों। और उस आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कि आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है n डैश बराबर v माइनस के बी अपॉन वी माइनस के वी माइनस के वी एस, और यहाँ हम लोग लिख देंगे दोस्तों n, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा n। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखना, यहाँ n डैश की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी दी है, हमको 2n है, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पर दुगना महसूस हो रहा है। तो इसलिए देखो आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति कितनी महसूस हो रही है, इस प्रेक्षक को, इस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कैसी महसूस हो रही है प्रेक्षक को, इसकी, ये तुम्हारे पास प्रेक्षक की वाली आवृत्ति ये इसकी है, तो इसको जस्ट डबल कर देंगे तो v अपॉन क्या हो जाएगा, v माइनस के वी एस, और गुना में क्या हो जाएगा n, ठीक है भाई। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, देखो हम लोग इसकी जो है ना 2 से 2 को इसको काट देंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको गुना करो, ये क्या रह जाएगा, इसको 2, इसके इधर लाओगे 2 इंटू वी एस बराबर कितना आ जाएगा b। यहाँ से हम लोग देखो ये इसको 2b करेंगे, माइनस के 2vs करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा v। यहाँ से b को इधर लाओ, इसको 2b में से b घटाओ, कितना बचा 2bs। यहाँ से b में से b गया तो हमारे पास आंसर कितना आया, इसको घटाओगे तो v, तो v बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 2bs, यहाँ से क्या बच गया 2bs। आपने दोस्तों यहाँ से bs निकाला तो b बटे क्या कर दिया 2। अब आप लोग देख रहे हो कि ध्वनि का वेग हमको कितना दिया है 330, आप आंसर रख दो 330 बटे इसमें 2 का भाग देंगे तो bs का मान कितना आ जाएगा, शायद 165 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 165 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आवृत्ति अगर दुगना हो रही है तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल जो इसको सुनाई देगी, स्पीड जो रहेगी सोर्स की कितनी रहेगी 165। तो कहीं दिया हुआ है कि ऑप्शन में माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट कितना आ जाएगा 165 मीटर पर सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है।
तो इसमें ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए इनमें से किस इकाई का उपयोग करते हैं? देखो, इसमें टेस्ला नहीं, वेबर नहीं, लक्स नहीं, ज्योति तीव्रता का ये चुंबकीय क्षेत्र का हमारे पास होता है। ये हमारे पास ये उसका सॉरी ये टेस्ला है ना, ये हमारे पास वेबर और उस की तरफ से यूज करते हैं मैग्नेटिक वगैरह में। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? सोन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोन होगा। तो आपके दोस्तों ये आज जो क्वेश्चन थे ना, आज आपके 16 ही लेके आए हम लोग, लेकिन आगे ना जो हमारे पास मैं आपको लेके आऊँगा हीट एंड टेम्परेचर के सवाल होंगे, और उन हीट एंड टेम्परेचर के सवाल उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, उनको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे साउंड के जो अगले भी एक सीरीज आएगी पार्ट 2 पार्ट 1 के नाम से, ये पार्ट 1 है, वो सेकंड क्या होगी? पार्ट 2 होगी। तो आप है ना दोस्तों इसको देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग इसको ज़्यादा से सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा देखोगे, तो आपको ये क्वेश्चंस यहीं कहीं जो कि तो याद हो जाएंगे दोस्तों, जिनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा आप लोग याद करते हैं तो वो ज़्यादा मेमोराइज रहती है, और ज़्यादा ही हम लोगों को चीज़ें याद कैसे रहती है? वो इसीलिए रहती है कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें करेक्ट में रहती हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।